एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। मदन अपने खेत में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मदन की लड़की की शादी तय हो गई थी। अरे गोपाल सुनो, तुम्हारी माँ और मैं सरिता की शादी का निमंत्रण देने तुम्हारे नानी के गांव जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे, तब तक घर का ख्याल रख लेना। अरे पिताजी, आप क्यों जा रहे हैं? आप कहे तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, हमारे घर की पहली शादी है। तुम अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों जाकर शादी का निमंत्रण देकर आते हैं। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के आने की राह देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर बोलता है, अरे गोपाल, गजब हो गया। जिस बस से तुम्हारे माँ बाप वापस लौट कर आ रहे थे, उस बस का खाई में गिरकर भीषण अपघात हो गया और पता चला है कि उसे बस में कोई जिंदा नहीं बचा। इतना सुनते ही सरिता और गोपाल के पैर के नीचे से जैसे जमीन ही निकल जाती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अंतिम संस्कार किया जाता है। 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर गोपाल का चाचा बोलता है, अरे बेटा, अब तुमको संभालना पड़ेगा। अब सारी जिम्मेदारियां तुमको ही निभानी पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि सरिता की शादी धूमधाम से हो और तुम्हें यह सपना पूर्ण करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। और तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर धूमधाम से सरिता की शादी करेंगे। हम यह शादी टूटने नहीं देंगे। चाची दूर से ही यह सब बातें सुन रही होती है। यह तुम बाहर क्या बातें कर रहे थे? बड़े आए सरिता की शादी करने वाले, हमारे पास क्या खजाना है जो तुम शादी के लिए इतना आगे आगे कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, गोपाल देख लेगा। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या बात कर रही हो? वह कोई गैर नहीं, मेरे सगे भाई का लड़का है। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अभी उसका बुरा वक्त है तो हमें ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। सुन लो जी, वो मैं ऐसी कुछ नहीं जानती। अगर आपने उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। बता दे रही हूँ। हाँ, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। चाचा सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद गोपाल के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, अरे गोपाल बेटा, तुम्हारी चाची की माँ की तबीयत जरा ज्यादा ही खराब हो गई है, तो हमें तुरंत ही निकालना पड़ेगा। हाँ चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो आप चाची को लेकर अभी चले जाइए। ये सब कहकर चाचा वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लड़के वालों के यहाँ सरिता की होने वाली सास कहती है, अजी सुनते हो, मुझे लगता है हमने हमारे लड़के की शादी तय करते वक्त थोड़ा कम दहेज मांग लिया है, क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार मुझे कह रही थी कि अगर तुम मेरे पहचान में शादी करवाती तो मैं इससे भी ज्यादा दहेज दिलाकर देती। क्या आपको नहीं लगता कि हमने दहेज थोड़ा काम ले लिया है? पर भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो शादी तय हो चुकी है और शादी तय करते वक्त हमने दहेज भी तय कर लिया है। अब दहेज को बढ़ाया नहीं किया जा सकता। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर आप अगर मेरी बात माने तो मेरे पास एक तरकीब है, क्योंकि जिस दिन सरिता के पिताजी दहेज लेकर आए थे तब गोपाल उनके साथ तो नहीं आया था। हम उसे कह देंगे कि तुम्हारे पिताजी ने 30,000 नहीं, सिर्फ 10,000 ही दिए थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। यही अच्छा मौका है उनसे और पैसे निकलवाने का।
मैं कल ही उनके घर जाता हूँ। अगली सुबह सरिता का होने वाला ससुर वहां पहुंचता है और बोलता है, अरे गोपाल बेटा, कैसे हो? मैं बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, पर इतना सब कुछ हो गया तो तब मैं शादी की बात को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा। लेकिन कभी ना कभी तो हमें यह करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ बातें अभी तुमसे लेनी चाहिए। अभी घर में तुम ही एक बड़े हो, तो तुम्हें ही सारे फैसले करने पड़ेंगे। और अब तुम्हारे पिताजी की जगह पर तुम ही हो, तो मुझे तुमसे ही बात करनी होगी। बोलिए ना, क्या बात है? वो क्या है ना, जब तुम्हारे पिताजी दहेज देने आए थे तो उन्होंने सिर्फ 10,000 ही दिए थे। 20,000 शादी से पहले दे देंगे ऐसा वादा किया था। यह आप क्या बात कर रहे हैं? पर मेरे पिताजी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ बेटा, पर तुम तो वहां नहीं थे ना। तुम तो पढ़ाई के लिए बाहर गए थे। शायद तुम्हें नहीं बताया होगा, पर क्या करें, जो है तय हुआ था उसी तरह से ही होगा। अब बाकी के 20,000 तुम्हें ही देने पड़ेंगे। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हमारे कुछ रिश्तेदार तो और ज्यादा दहेज देने को तैयार थे, पर हमने उनकी ना सुनकर यहां रिश्ता तय कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि तुम हमारा इतना मान तो रख लोगे। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करके 20,000 का इंतजाम कर दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर लड़के का बाप वहां से चला जाता है। तभी सरिता गोपाल से बोलती है, भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्या हो गया सरिता? आप इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? और अब तो माँ बापू भी नहीं है। आप अपने आप का ख्याल कैसे रखोगे? मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले पड़ जाओगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी शादी नहीं करना चाहती। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? मैं सब संभाल लूंगा। और तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाने की हमारे माता पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। अगर तुमने ही मना कर दिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और क्या तुम खुश नहीं देखना चाहती? अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाया तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। और तुम क्यों चिंता करती हो? मैं सब संभाल लूंगा। हमारे पास खेत है ना, मैं हमारे खेत में बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारे दहेज के पैसे जमा कर लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। गोपाल खेती करने के लिए खेत में जाता है तो वहां से धनीराम आकर बोलता है, रुको गोपाल, तुम इस जमीन पर खेती नहीं कर सकते। क्यों धनीराम जी? यह जमीन मेरी है। मैं मेरी ही जमीन पर खेती नहीं कर सकता? इसका क्या मतलब है? यह जमीन तुम्हारी है नहीं थी, अब यह जमीन मेरी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? होश में तो है। यह जमीन मेरी है। मैं तो पूरे होश में हूं। लगता है तुम ही होश में नहीं हो। अपने माँ बाप को खोने की वजह से तुमने होश खो दिया है। मेरी ही जमीन पर खड़े होकर मुझसे बहस करते हो। ये क्या बकवास है? ये जमीन मेरी है। आप इसे अपनी जमीन कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारी बहन की शादी के लिए यह जमीन बेचकर पैसे लिए हैं, इसलिए यह जमीन अब मेरी है। यह सरासर झूठ है। धनीराम, मेरे पिताजी ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। अगर ऐसा होता तो वह मुझे बताते। और वैसे भी मेरे पिताजी को पैसे लेने की जरूरत थी ही नहीं। उनके पास पैसे थे। अगर उन्हें पैसे ही चाहिए होते तो वह जमीन गिरवी रखते, ना कि उसे बेच देते। मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा सचमुच हुआ होता तो वह मुझे बताते। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब नाटक मेरे सामने मत करो।
यह जो तेरे लिए जमीन आई थी, जमीन अब मेरी है और इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। निकलो यहां से। धनीराम, यह तुम ठीक नहीं कर रहे। मेरे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह जमीन तुम्हारी है और मेरे पिताजी ने तुमसे पैसे लिए थे? मेरे पास सबूत है। यह जमीन मेरे नाम पर है, इसके कागजात भी मेरे पास है। उस पर साफ साफ लिखा है कि यह जमीन अब मेरी है, मैं ही इस जगह का मालिक हूं। अब निकलो यहां से। यह सरासर झूठ है, गलत है। धनीराम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं पंचायत में जाऊंगा। अरे जाओ जाओ, जिसके पास जाना है। अब जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। तुम कुछ भी कर लो, ये जमीन मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। इसके बदले मैं तुम्हारे पिताजी को पैसे दे चुका हूं। गोपाल गुस्से से घर जाता है। बहन पूछती है, क्या हुआ भैया, आप जल्दी आ गए और बहुत गुस्से में भी लग रहे हो। कोई बात हुई है क्या? सरिता, हमारे माँ बाप के गुजरने का लोग फायदा उठा रहे हैं। वह सेठ धनीराम हमारी जमीन को अपनी जमीन बोल रहा है, जबकि पिताजी ने उसे कोई जमीन नहीं बेची है। फिर भी कहता है कि पिताजी ने उससे जमीन बेचकर पैसे लिए हैं। अगर ऐसा ही होता तो पिताजी हमें इस बारे में बताते। यह सारा सब झूठ है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि पिताजी जमीन बेच सकते हैं। अरे वह जमीन कितनी पुरानी है और कितनी उपजाऊ है। पिताजी उसे जमीन को कभी बेच ही नहीं सकते। वही तो हमारे जीने का सहारा है। भैया, अब हम क्या करेंगे? वो जमीन वापस कैसे लेंगे? सरिता, उस जमीन के कागजात हमारे पास होंगे ना। जाओ, जाकर तुम देखो और मुझे दे दो। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूं। भैया, वह कागजात नहीं मिल रहे। मैंने पूरे घर में ढूंढा, घर में कागजात नहीं है। क्या कह रही हो सरिता? ऐसे कैसे हो सकता है? कागजात तो घर में ही थे। कहां जा सकते हैं? कहीं चोरी तो नहीं हो गए? पता नहीं भैया, लेकिन अब क्या होगा? बिना कागजात के हम साबित कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो सरिता, मैं सरपंच जी के पास जाकर आता हूं। भले ही कागजात नहीं है, लेकिन सारा गांव जानता है कि जमीन हमारी है। फिर गोपाल सरपंच जी के पास जाता है और इस बात पर पंचायत बैठाई जाती है। सरपंच जी, यहाँ खामखा आपका वक्त जाया हो रहा है। वह जमीन अब गोपाल की नहीं, मेरी है। गोपाल के पिताजी ने मुझे वह जमीन बेच दी थी। उसके पास उसकी बेटी के शादी के लिए पैसे नहीं थे। उसने जमीन बेचकर मुझे पैसे लिए हैं। ये झूठ है सरपंच जी। पिताजी ने इससे कोई पैसे नहीं लिए। ये बहुत बड़ा झूठा है। ये मेरे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहा है। हम बिना सबूत के कोई फैसला नहीं लेंगे। तुम दोनों अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करो, उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। सरपंच जी, मेरे पास सबूत है। मेरे पास जमीन के कागजात है जो गोपाल के पिताजी ने मेरे नाम किए हैं। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे पिताजी ने धनीराम को यह जमीन बेच दी है। गोपाल, ये नहीं हो सकता सरपंच जी, ये झूठ है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पिताजी ने कोई जमीन नहीं बेची। इसे क्या पता? सरपंच जी, ये तो तब यहाँ पर था भी नहीं। इसके पिताजी ने इसको नहीं बताया। इसमें मैं क्या करूं? जमीन तो अब मेरी ही है। गोपाल, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि जमीन धनीराम की नहीं तुम्हारी है? तुम्हारे पास जमीन के कागजात है तो लेकर आओ। नहीं सरपंच जी, मेरे पास जमीन के कागजात नहीं है। पता नहीं, मुझे लगता है वह कागजात चोरी हो गए। देखा सरपंच जी आपने,
ये कितना झूठा है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। इसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए बहाने बना रहा है कि कागजात चोरी हो चुके हैं। कागजात है ही नहीं तो कहां से मिलेंगे? इसकी बात का भरोसा मत कीजिए और अपना फैसला सुनाइए। सबूत के आधार पर हम यह फैसला सुनाते हैं कि यह जमीन अब धनीराम की हो चुकी है, क्योंकि धनीराम के पास सबूत है और सीधी सो जमीन के कागजात भी हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि गोपाल के पिताजी ने धनीराम से पैसे लेकर उसे जमीन बेची है। अब गोपाल का इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुन गोपाल को बहुत बड़ा धक्का लगता है और धनीराम बहुत खुश हो जाता है। घर जाकर धनीराम सोचता है, ये हुई ना बात, मानना पड़ेगा मेरे दिमाग को। देखा रेखा, कितनी आसानी से मैंने गोपाल की जमीन हड़प कर ली। उसके बाप ने जमीन बेचना तो दूर, कभी मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमानी जो समझता था, उसकी जमीन पर मेरी कब से नजर थी। मैंने उससे बहुत बार बड़ी बड़ी रकम देनी चाहिए, लेकिन उसने जमीन बेचने से साफ साफ मना कर दिया। कुछ भी बोलो, उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है। मुझे यह जमीन किसी भी हालत में चाहिए थी। वाह ऊपर वाले, तेरा खेल ही निराला है। तूने तो मुझे बिना पैसे के ही जमीन दिलवा दी। अच्छा हुआ जो दोनों मर गए। अगर वह दोनों ना मरते तो मुझे यह जमीन नहीं मिल पाती, और मैंने बड़े ही चालाकी से उसके घर से वह कागजात चोरी करा लिए। बेचारा गोपाल, उसे एक सबूत भी नहीं मिल पाया। और तो और मैं पटवारी को पैसे खिलाकर जमीन अपने नाम पर करवा ली। इसे कहते हैं दिमाग। अब वह गोपाल कुछ भी कर ले, मुझसे जमीन नहीं ले सकता। अब जमीन मेरी हो चुकी है। मेरा बहुत पुराना सपना अब पूरा हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूं। भैया, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कमाई का वही एक जरिया था। अब हम हमारा गुजारा कैसे करेंगे? उस धनीराम ने बड़े ही चालाकी से हमारी जमीन हड़प कर ली। तुम चिंता मत करो सरिता, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन धनीराम के एक कारखाने में आग लग जाती है और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस कारखाने के लिए तो मैं बहुत बड़ी बड़ी रकम बड़े बड़े व्यापारियों से उधार ले रखी थी। उन्हें पैसे कहां से लौटाऊंगा? तभी उसके घर एक सेठ आता है और बोलता है, धनीराम, तुमने अब तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मैं पैसे लेने आया हूं। मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। अरे अमर सिंह, तुम्हें तो पता है मेरा अभी अभी कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं जानता हूं तुम्हारे पैसे देने हैं, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वक्त देखकर तो पैसे मांगो। मेरे ऊपर बहुत बुरा वक्त आया है। मैं इस समय पैसे नहीं दे सकता। वह मैं कुछ नहीं जानता धनीराम, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। तुम्हारे कारखाने में आग लगी है, मैं जानता हूं, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? मेरी बात तो सुनो अमर सिंह, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए और मैं तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकता। क्या पता तुम कल को पैसे देने से इनकार ही कर दो, इसलिए तुम्हें मेरे पास कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो ही मैं कुछ देर इंतजार करने के लिए तैयार हूं। अब क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो इसके पास गिर भी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मानने वाला। एक काम करता हूं, मैंने जो भोपाल की जमीन हड़प की है उसके ही कागजात दे देता हूं और वहीं जमीन गिरवी रख देता हूं। इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने जमीन इसके पास नहीं रख सकता। अच्छा ठीक है, मैं मेरी जमीन तुम्हारे पास गिर भी रखता हूं। मैं मेरे जमीन के कागजात लाकर तुम्हें दे देता हूं। तब तो तुम कुछ दिनों तक इंतजार कर लोगे ना? फिर ठीक है, जल्दी से मुझे तुम्हारे जमीन के कागजात दे दो।
और जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा देना। फिर धनीराम अपनी जमीन के कागजात और अमर सिंह को दे देता है और वह वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सेठ धनीराम के मजदूर खेत में काम करने के लिए जाते हैं। वही अमर सिंह आकर बोलता है, ए रुको, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। क्यों? क्या हुआ सेठ जी? हम यहाँ पर काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह जमीन अब तुम्हारे सेठ धनीराम की नहीं, मेरी है। उसने मुझे यह जमीन बेच दी है। अब यह जमीन मेरी हुई। इस पर धनीराम का कोई अधिकार नहीं। तो तुम किस हक से यहाँ काम करने के लिए आए हो? निकलो यहाँ से। ये आप क्या बोल रहे हो सेठ जी? हमारे सेठ जी ने तो हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। इस जमीन का सौदा कब हो गया? वह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अपने सेठ जी से जाकर पूछो और निकलो यहाँ से, और आइंदा मेरी जमीन पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करना। सेठ धनीराम के पास एक मजदूर आकर सारी सच्चाई बताता है। धनीराम यह सुन आग बबूला हो जाता है। उसे अमर सिंह की इतनी हिम्मत। मैंने उसके पास जमीन गिरवी रखी थी और कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। बदले में उसने तो मेरी जमीन ही हड़प कर ली। मैं भी देखता हूं वह मेरी जमीन कैसे लेता है। मैं अभी उसके पास जाता हूं। ये क्या है अमर सिंह? तुमने ये क्या नाटक लगा रखा है? तुमने सुबह मेरे मजदूरों को काम करने से क्यों रोका? और तुम क्या कह रहे थे कि वह जमीन तुम्हारी है? ये सब क्या है? इसमें क्या झूठ है? वह जमीन सच में मेरी ही है। अगर मेरी जमीन पर कोई और मजदूर काम करने के लिए आएगा तो मैं उसे रोकूं नहीं तो और क्या करूं? तुमने ही तो जमीन मेरे नाम की है। झूठे मक्कार! मैंने कब जमीन तुम्हारे नाम पर की? वह जमीन मेरी है। और भला मैं मेरी जमीन तुम्हारा नाम पर क्यों करूंगा? क्योंकि तुमने उसके बदले मुझे पैसे लिए थे। तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी। अब उसे जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वह जमीन मेरी है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूं। अब इस बात का फैसला पंचायत में ही होगा। सरपंच जी, इसने धोखे से मेरी जमीन हड़प कर ली है। यह मेरी जमीन को अपनी जमीन बता रहा है, जबकि सब जानते हैं कि वह जमीन मेरी है। मैं भला अपनी जमीन किसी और को क्यों बेचूंगा? नहीं सरपंच जी, यह बहुत बड़ा झूठा है। झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे पैसे लिए थे और बदले में इसने अपनी जमीन मेरे नाम पर कर दी थी, क्योंकि यह बात सबको पता है कि इसके कारखाने में आग लग चुकी थी। इसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, इसलिए इसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसने अपनी जमीन बेचकर मेरा कर्ज भी लौटा दिया था और बचे कुछ पैसे भी मैंने इसे दे दिए थे। अब यह झूठ बोल रहा है। इसके मन में लालच आ गया है और यह फिर से अपनी जमीन वापस पाने के लिए साजिश रच रहा है। साजिश में नहीं, साजिश तू रच रहा है। तू बहुत बड़ा झूठा है। झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। सरपंच जी, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। यह सरासर झूठ है। यह जमीन मेरी है और मैं अपनी जमीन नहीं बेची है। देखो भाई, हम बातों पर नहीं सबूत पर यकीन करेंगे। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि जमीन तुम्हारी है? तुम सबूत लेकर आओ। जो भी हमें सबूत देगा, फैसला उसी के पक्ष में सुनाया जाएगा। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी अपने घर जाकर कागजात लेकर आता हूं। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमर सिंह जमीन के कागजात लेकर वापस आता है और सरपंच जी को दिखाता है। धनीराम, इस पर साफ साफ लिखा है कि यह जमीन तुम्हारी नहीं, अमर सिंह की है। तुमने ही अमर सिंह के नाम पर यह जमीन की है, तो तुम अब झूठ क्यों बोल रहे हो?
धनीराम आग बबूला हो जाता है और बोलता है, सरपंच जी, ये सब झूठ है। आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मैंने इसके पास सिर्फ जमीन गिरवी रखी थी, इसके नाम पर नहीं की थी। इसने मेरे साथ वही किया है जो मैंने गोपाल के साथ किया था। मैंने ऐसे ही गोपाल की जमीन अपने नाम करवा ली थी। मैंने पटवारी को पैसे दिए थे और पटवारी ने जमीन मेरे नाम पर करवा दी थी। इसने वही खेल मेरे साथ खेला है। यह जमीन इसकी नहीं है, यह जमीन मेरी है। इसने भी पटवारी को पैसे देकर यह जमीन अपने नाम की है। यह दस्तावेज नकली है। वहां खड़े सारे लोग दंग रह जाते हैं। धनीराम को होश नहीं रहता कि उसने क्या बोल दिया है। यह क्या है धनीराम? इसका मतलब तुमने गोपाल की जमीन धोखे से हड़प की है। उसके पिताजी ने वो जमीन तुम्हारा नाम पर नहीं की थी। जवाब दो धनीराम, तुमने पंचायत को गुमराह किया है। अब बोलते क्यों नहीं? धनीराम मन ही मन सोचता है, अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं? मैं तो बुरी तरह से फंस चुका हूं। ये मैंने क्या बोल दिया? इतनी बड़ी भूल मुझे कैसे हो गई? मैं खुद ही अपने गुनाह कबूल कर लिया। यह कुछ बोलने लायक होगा तो ही बोलेगा ना सरपंच जी। इसने खुद के मुंह से ही कबूल कर लिया है कि इसने गोपाल को कैसे फंसाया है। इसने धोखे से गोपाल की जमीन हड़प की है। इसे लगा गोपाल के माँ बाप तो गुजर चुके हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और उसने इसी बात का फायदा उठाकर गोपाल से उसकी जमीन छीन ली, जबकि गोपाल के पिताजी ने इससे कभी 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया था। गोपाल के पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन गोपाल ही मेरे पास आया था। उसने मुझे ये सारी बातें बताई। तब मैंने ठान लिया था कि मैं इस धनीराम को सबक सिखा कर रहूंगा। जो धनीराम ने गोपाल के साथ किया वही मैं धनीराम के साथ किया। अब धनीराम को समझ में आ गया होगा कि बुराई पर हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। बुराई आज तक न जीत पाई है और न जीतेगी। सच्चाई को भले ही समय लग जाए, लेकिन जीत सच्चाई की ही होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमर सिंह। तुम्हें शर्म आनी चाहिए धनीराम। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम गोपाल के पिताजी के गुजरने का फायदा उठा रहे थे। धनीराम, अभी के अभी सारे जमीन के कागजात गोपाल को वापस करो। और इतना ही नहीं, तुम्हें गोपाल को इतने दिनों तक जमीन न होने की वजह से उसका जो नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। धनीराम का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं लालच में आ गया था। मैं क्षमा चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ना होते तो मैं अपनी जमीन कभी वापस नहीं पा सकता था। धनीराम ने तो मुझे पूरी तरह से फंसा दिया था। आज आपकी वजह से ही मुझे मेरी जमीन वापस मिली है। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। एहसान किस बात का? गोपाल, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अपने दोस्त के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता? तुम अब चिंता मत करो। अब चिंता की कोई बात नहीं। तुम अपने खेत में मेहनत करो, खेती करो और आगे बढ़ो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन गोपाल के घर लड़के वाले आते हैं। गोपाल उन्हें दहेज के पैसे देने वाला ही होता है। तभी अमर सिंह वहां पर आकर बोलता है, रुक जाओ गोपाल, इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप आइए ना, बैठिए। वह क्या है ना, मेरे पिताजी ने इन्हें 30,000 देने का वादा किया था, लेकिन वे 10,000 ही दे पाए। इसलिए बचे पैसे मैं आज दे रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन्हें पैसे देने की। यह बहुत बड़े ढोंगी, झूठे और मक्कार हैं। तुम्हारे पिताजी ने इन्हें पूरे पैसे दिए हैं, वह भी मेरे सामने। जब इन्हें दहेज के पैसे तुम्हारे पिताजी दे रहे थे तब मैं वहीं पर मौजूद था।
गोपाल, यह लोग तुम्हारे पिताजी के गुजरने का फायदा उठा रहे हैं और तुमसे और पैसे ऐंठना चाहते हैं। इन धोखेबाज और मक्कार लोगों से रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ गोपाल, ये सच है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो इन लोगों से ही पूछ लो। बोलो, चुप क्यों खड़े हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग पैसों के लिए इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। हमें माफ कर दो गोपाल, हमसे गलती हो गई। हमारे मन में लालच आ गया था। हमें माफ कर दो, यह रिश्ता मत तोड़ो। तुम जैसे झूठे और मक्कार लोगों के घर में अपने बहन का रिश्ता कभी नहीं जोड़ूंगा। अभी के अभी मेरे पिताजी ने तुम्हें जो दहेज के पैसे दिए थे वह मुझे वापस चाहिए। ऐसा मत करो बेटा, यह रिश्ता मत तोड़ो। क्यों? अब क्या हो गया? उसी दिन तो तुम बड़ा कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे के लिए तो लाइन लग रही है, हमसे भी ज्यादा दहेज मिल रहा है, तो वहीं पर जाकर रिश्ता करो। मुझे अपने बहन के लिए ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं जो पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं। मुझे मेरे पैसे वापस करो और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर लड़के वाले गोपाल को पैसे लौटा देता है और गोपाल उससे भी अच्छे खानदान में और बहुत अच्छे घर में सरिता की धूमधाम से शादी करवाता है।